30 खरब रुपए जो है एक साल में उशर अगर लगाया जाए तो कलेक्ट हो सकता है। टैक्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, लोग हमारे देते नहीं है, अगर सारे लोग दें तो फिर सारे मसाइल ही हल हो जाएं। झूठ पे माशरे नहीं चलते, हर बात पे झूठ बोला जाता है। 120 खरब रुपए एक साल में इकट्ठे कर सकते हैं। 1 लाख रुपए मुझसे ले ले, किसी दुकान के अंदर 1 करोड़ से कम का माल नहीं है। आम आदमी को कोई रिलीफ मिलने वाला है? 18 की जगह 2 रुपए देने पड़ेंगे। आज हम एक अच्छा काम कर लेंगे, पता वो आगे जाके तो वो दौलत इन्हीं चोरों की जेब में जानी है। आज करोड़ों की ज़कात देते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शऊर पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सैफुल्लाह खालिद। सिस्टम को बदलने की बात शऊर के प्लेटफॉर्म से अक्सर होती है, लेकिन आज प्रैक्टिकली सिस्टम को किस तरह बदला जा सकता है उस पर बात करने के लिए एक ज़ाविये से हमारे पास एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के, जो पूरे पाकिस्तान में काम करती है वेलफेयर का। CEO हैं 6B फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। फूड में और कन्फेक्शनरी में, फूड आइटम्स में ये कंपनी पाकिस्तान में एक रिनाउंड कंपनी है और रिसेंटली 2023 का एक्सपोर्ट अवार्ड जीत चुकी है। प्रेसिडेंट अवार्ड, प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी कहलाती है, जो ख़ास तौर पे जूसेस की क्वालिटी की एक्सपोर्ट की मद में इसने जीता है। इसके अलावा आप मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और एक कमेटी बनाई गई है लाहौर में जिसका नाम रखा गया है विजन ऑफ इकबाल कमेटी। इसके आप कन्वेनर भी हैं। इसके अलावा आप सिस्टम पर किस किस्म का काम कर रहे हैं उस पर इनसे तफसीली बातचीत करेंगे। पहले मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं जनाब ताहिर अंजुम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? तो सिस्टम को चेंज करने का नारा तो वैसे ही बड़ा ख़तरनाक है, आप क्यों इस तरह के काम करना चाहते हैं? जी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। परेशान है, कौम परेशान है, अवाम परेशान है, लोग परेशान है। तो जब भी कोई परेशानी हो तो एक आइडियल शख्सियत है सबकी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो घूम फिर के उनकी तरफ चले जाना चाहिए कि वो क्या करते थे, वो इस मसले का क्या हल बताते हैं और कैसे जो है ना अपने मसाइल हल करते हैं। बहुत ही खूबसूरत। तो प्यारी बात है कि हम उनकी तरफ चले जाएं, उनकी राह जो है वो देखें, उसकी राह पे अमल करें ताकि हम अपने मसाइल को जल्द अज जल्द हल कर सकें। बिलाशुबा सीरत में हर किस्म के इंसान के लिए और मामलात के हल के लिए एक मॉडल मौजूद है। अच्छा, आपका बिलखुसूस काम है ज़कात पर, उशर पर और तौज़ीफ़ पर, जो आप मॉडल चेंज करना चाह रहे हैं इकनॉमिकली। पाकिस्तान में इनकम का मॉडल आप बुनियादी तौर पे चेंज करना चाह रहे हैं कि मुल्क किस तरह से कमाए। एम आई राइट? जी जी। ओके। तो ज़कात तो हमें मालूम है, तकरीबन सबको ही पता होता है कि ज़कात साल भर आपका जो माल एक्स्ट्रा रखा हो, फिर उसकी मज़ीद कुछ शर्तें हैं, उसके बाद उसके आपके माल के ऊपर 2.5% या 40वां हिस्सा 40th पार्ट ज़कात में दिया जाना चाहिए और लाजिम है, माल को पाक करती है। लेकिन ऑडियंस की आसानी के लिए मैं चाहूँगा एक बार आप उशर की तारीफ़ बयान कर दीजिए। उशर जो है वो ज़रूरी मामलात के ऊपर होता है। ठीक है कि जितनी भी साल के अंदर जो है वो क्रॉप्स आएंगी उनके ऊपर जो है वो 10% और 5%, नहरी जो है वो उसके ऊपर जो है वो 5% है, और बारानी जो है जो बारिश से होते हैं वहाँ 10% जो है वो उशर है। ठीक है। तो उशर जो है वो इस वक्त हुकूमत ने ज़रूरी टैक्स लगाया हुआ है जो कि बड़ा दोमिनसल इकट्ठा होता है। तो एक अंदाजे के मुताबिक डॉक्टर हमदा मुस्तफ़ा साहब ने जो वर्किंग की है, दानश्वर हैं, कम से कम हमारे मुल्क में 30 खरब रुपए जो है एक साल में ज़रूरी टैक्स की बजाय उशर अगर लगाया जाए तो कलेक्ट हो सकता है। 30 खरब रुपए। 30 खरब रुपए। अच्छा, यहाँ मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा अगर ये बता दें कि पाकिस्तान का कुल सालाना बजट कितना होता है? कुल सालाना बजट 67 खरब रुपए का होता है, जिसमें से 45 खरब रुपए जो है वो हमारे टैक्सेस इकट्ठे होते हैं और बाकी कुछ मफरूज़े होते हैं और कुछ कर्जे होते हैं। डेफिसिट बजटिंग के नाम पे जो नंबर्स का खेल होता है। टैक्सेस से तो सर सभी परेशान हैं, और जो आप अभी बात करने वाले, मेरा ख्याल है हर एक को गौर से पूरी और मुकम्मल सुनना चाहिए। तौज़ीफ़ का लफ्ज़ इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। जी, तौज़ीफ़ जो है वो जब इस्लामी हुकूमतों के अंदर एक हंगामी टैक्स होता है बेसिकली तौज़ीफ़। आप देखेंगे दुनिया के बहुत से ममालिक के अंदर ज़कात का सिस्टम राइज था, सऊदीया के अंदर राइज था, UAE के अंदर राइज था और दूसरे बहरीन के अंदर। और जब उन्होंने देखा कि हमारी ज़रूरियात जो है वो ज़कात से नहीं पूरी हो रही है, हमारे अखराजात ज़्यादा हैं और डेवलपमेंट के अखराजात ज़्यादा हैं दूसरे, तो उन्होंने फिर तौज़ीफ़ जो है जो हंगामी टैक्स है वो लगा दिया। तो उन्होंने वैट के सिलसिले में जो है ना वो तौज़ीफ़
ज़राई टैक्स लगाया, 5% वैट जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर भी और दूसरी चीज़ों के ऊपर भी। ठीक है। तो लेकिन तौज़ीफ़ जो है वो ज़कात से कम लगना चाहिए, अच्छा, ज़कात से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो प्लस माइनस करके उसी अमाउंट के करीब लेके आए हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट लगाया जाए तौज़ीफ़ ताकि करप्शन का अंदेशा ना हो, तो वो ज़कात से कम लगाया जाए। सपोज होलसेल के ऊपर जो है वो रिटेल के ऊपर 1% लगा दिया जाए, होलसेल के ऊपर जो है वो 0.5% लगा दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर 1/4% लगा दिया जाए। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे टैक्स है कि रोज़ जो है वो तौज़ीफ़ जो है ना, वो अगर फ़र्ज़ किया एक बंदे की जो है 1,000 पे जो है वो Daily बिक्री income है। होती है, इनकम होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर 1/4% जो है ना वो बनेगा। अगर एक बंदे की 1 लाख है तो समझे 1/4% जो है वो 250 रुपये बनेगा। 1/4% से मुराद यहाँ 1/4% 25% नहीं है। 1% से अगर 1 लाख है तो उस पे 1,000 बनेगा 1 लाख के ऊपर, और 0.5% जो अच्छा, है 1 वो लाख पे। 500 रुपये बनेगा, और ठीक है। 1/4% जो है वो 250 रुपये बनेगा। ओके, यानी यहाँ पे जो यूनिट है वो 1 लाख रुपए है, 100 रुपए का नोट नहीं है। ठीक है। क्योंकि आप अभी बात कर रहे थे टैक्स के हवाले से भी, उसमें बात आई, वैट की बात आई, वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है आपका। तो अब इसके अंदर एक चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ कि टैक्सेस अभी हमारे ऊपर लगे हुए हैं मुल्क के ऊपर। हम देखते हैं अभी बिजली के बिलों में लोग परेशान हुए इंतहा से ज़्यादा, फिर कोर्ट को भी नोटिस लेने पड़े। गैस में यही मसाइल हो गए, 300-400 गुना कीमत जो है वो 3-4 गुना कीमत बढ़ गई है गैसेस की। दीगर भी सब्ज़ी से लेके फल का, हर चीज़ का यही हाल है। लेकिन हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, और आई एम टॉकिंग अबाउट रियली लिटरल पीपल, जो हमारे यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो हमारे कॉलेज के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो तो कहते हैं टैक्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, लोग हमारे देते नहीं हैं, अगर सारे लोग दें तो फिर सारे मसाइल ही हल हो जाएं। बेसिकली किसी माशरे को चलाने के लिए झूठ पे माशरे नहीं चलते। टैक्स के सिस्टम के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसी जगह 25% टैक्स लिया जा रहा है, किसी में 50% लिया जा रहा है, किसी में 33% लिया जा रहा है। तो एक कोई मेयार मुकर्रर नहीं है कि आपने इसके ऊपर इस तरह टैक्स देना है। FBR रोज़ जो है नए सर्कुलर निकालती है, नए सर्कुलर के ज़रिए टैक्स लगाती है। जब तक सच्चाई नहीं होगी, तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा कारोबारी आदमी को कि ये इतनी अमाउंट है और मैंने इतनी अमाउंट देनी है, और वो टैक्स देते हुए घबराएगा कि आज वो कहता है कि अगर मैं सच्चाई से इतना टैक्स दूंगा तो कल वो FBR वाले कहते हैं कि जी आपका कारोबार कम क्यों हुआ है, हमें तो इतना टैक्स चाहिए, हमें तो 10% इंक्रीज करके चाहिए। अब वो देने वाले सिर्फ 1 से 2% है, मैक्सिमम 2%। मैक्सिमम 2% है। अब वो 2% को ही निचोड़ा जाता है। ठीक है। वहाँ सच्चाई बिल्कुल नहीं है, हर तरफ झूठ का दौर दौरा है, हर बात पे झूठ बोला जाता है। यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो 2% लोग हैं, जो पहले 1% थे और उसके बाद शब्बर जैदी साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि हमने बड़ी एफर्ट्स की हैं और अब जो है वो टैक्स नेट को हमने तकरीबन डबल कर दिया है, अब 2% लोग जो है वो दे रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में अमीर तबका सिर्फ 2% रहता है? नहीं, 2% तो नहीं रहता, और ले तो ये शिकंजे में जो लोग आए हुए हैं उनकी बात है। जो शिकंजे में आ जाए, जो FBR को क्या है कि जी मैं टैक्स नेट में आना चाहता हूँ, ये सिर्फ 2% लोग हैं। और बाकी जो टैक्स देने वाले बाकी जो है 100% लोग हैं, वो तो आज़ाद है, वो तो आज़ाद है। हाँ, वो तो उनके ऊपर लाजमी लगा हुआ है, माचिस खरीदेंगे तो भी देंगे, उससे तो बच नहीं वो सकते। देखिए जी, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। डायरेक्ट टैक्स के ऊपर जब आप कौमें आती हैं, सच्चाई के साथ दिया जाए, तो हम मौजूदा सिस्टम में के अंदर ही बगैर कोई टैक्स बढ़ाए 120 खरब रुपए एक साल में इकट्ठे कर सकते। यानी आप जो मॉडल पेश करने वाले हैं उसके तहत। ठीक है। अभी यानी कि हम देख रहे हैं एक बात इस्टेब्लिश हुई हुई है, ये हो चुकी है, पहले ऑलरेडी इस्टेब्लिश है कि हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन कामयाब नहीं हो सकी, और अभी आपने इस बात पे अच्छी तरह रोशनी डाली कि इसकी वजह बुनियादी तौर पे FBR की अपनी पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, उनका खुद नहीं पता होता वो सुबह क्या वक्त बात कहेंगे और कल कौन सा सर्कुलर आ जाएगा। एक आदमी ने बता दिया कि मेरे पास 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, कल को उसके ऊपर एक नया सर्कुलर आ जाता है तो वो अपनी आधी दौलत इनको दे के बैठ जाएगा। इस खौफ के वजह से लोग जो है वो अपना नेट टैक्स शो नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि आप जिस प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं वो क्या है? बेसिकली असल मामला जो
उशर तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके तीन बेटे हैं। तीन बेटे जो है वो एक कारोबार करता है घी आटा चीनी का, ठीक है। तो वो हर एक महीने 1% कमाता है, 2% कमाता है, 3% कमाता है। तो एंड के ऊपर जो है वो साल के बाद उसकी कमाई अगर 1 करोड़ से कारोबार शुरू करता हो तो 1 करोड़ 8 लाख रुपए हो जाती है। तो वो बड़े मजे से 2.5% अपनी ज़कात अदा कर देता है। दूसरा जो है वो बेटा अगर उस ज़मीन का कारोबार करता है और ज़मीन खेती बाड़ी करता है तो उसके ऊपर बड़े मज़े से जो है वो 10% जो है ना अपना उशर अदा करता है, तो उसका उशर जो है ना वो अदा हो जाता है, इसमें उसे कोई तकलीफ नहीं तकलीफ होगी। नहीं होती। ठीक है। तीसरा बंदा इंडस्ट्री लगा देता है। बेसिकली इंडस्ट्री के ऊपर ही प्रॉब्लम है कि वो जो है उसे उशर टैक्स भी अदा करना है, यानी कि इनकम ज़कात भी अदा करनी है, और उसके साथ जो है वो उसे इनकम टैक्स भी देना है, तौज़ीफ़ भी देना है। अच्छा। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो कुछ मॉडल सिस्टम्स बने। अब मैं इस सिलसिले में करूँगा कि होता क्या है, टैक्स इस वक्त कलेक्ट कैसे होता है, इस वक्त कैसे इस वक्त कैसे हाँ, कलेक्ट ये भी होता अच्छा है कि पब्लिक ये समझ जाए कि इस वक्त क्या प्रोसीजर है। अब प्रोसीजर ये है कि आम दुकानदार जो है, आम कारोबारी जो है, वो अगर 1 लाख रुपया टैक्स देना चाहता है तो वकील मोहतरम को बिजली के बिल, सुई गैस के बिल और दूसरे बिल के साथ 1 लाख रुपए जमा कर देता है कि जी आप 1 लाख रुपए मुझसे ले लें, या वो डिमांड करता है जी 1 लाख दे दे, 2 लाख दे दे, 3 लाख दे दे। यानी ये वो वकील साहब हैं जो उसके टैक्स हैंडलर हैं। जी हाँ, ठीक है। वो उसमें से वो 12,000 रुपये टैक्स जमा करवाता है वकील। ओके, कहता है जी 50,000 रुपये मैंने अपनी फीस रख ली है, वेरी गुड। और 38,000 रुपये जो है वो मैंने इसलिए रख लिए हैं कि कोई बंदा बाहर से कोई FBR का शहजादा आएगा तो मैं उसे जनाब वाला हैंडल कर लूँगा, आपको सारा साल आराम से सोएं, आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हमारी हुकूमत को कितने पैसे मिले? सिर्फ 12,000 रुपये। बाकी ठगी की मद में जो है वो 38,000 रुपये चले गए, और सीधे से उसने बोला कि मैंने 50,000 तो अपनी फीस रख ही ली है। अब इसके अल्टरनेट हमें पायलट प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। एक मार्केट के अंदर अगर 100 दुकानें हैं, 100 शॉप्स जो है ना, वहाँ का मार्केट का सदर और वो लोग जो है ना मिल के कि जी हम एक पायलट प्रोजेक्ट बनाते हैं कि अगर हम इस सिस्टम की बजाय ज़कात का सिस्टम लेके आते हैं तो हमें क्या करना है। FBR से उसकी सारी डिटेल मंगवाई जाए कि यहाँ मार्केट में 100 दुकानें जो हैं उनका कितना जो है वो इनकम टैक्स जमा होता है, और वहाँ की सारी दुकानें जो है ना उनका हिसाब लगाया जाए। वो हर दुकानदार खुद दे जी मेरी इतनी ज़कात बनती है। किसी दुकान के अंदर 1 करोड़ से कम का माल नहीं है, किसी दुकान के अंदर 50 लाख से कम का माल नहीं है। अगर 1 करोड़ का माल है तो उसकी 2.5 लाख रुपए जो है वो ज़कात बनती है। जमा 12,000 रुपये हो रहे हैं, जमा 15,000 रुपये हो रहे हैं, जमा 20,000 रुपये हो रहे हैं। तो हमारा दावा ये है कि वो पहले साल के अंदर वो जो पायलट प्रोजेक्ट बनेगा वो कम से कम ज़कात से 10 गुना ज़्यादा, जो इनकम टैक्स जमा होता है उससे 10 गुना ज़्यादा जो है वो ज़कात जमा होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। एक तो सुनने वालों की आसानी के लिए, क्योंकि हर तबके का शख्स इसको सुनता है तो कोशिश करेगा कि उसको ये बात समझ में आ जाए बहुत आसान अल्फाज में। आपने कहा कि एक छोटा सा एरिया ले लिया जाए पायलट प्रोजेक्ट के लिए, एक मार्केट छोटी ले ली जाए और उस मार्केट में साल भर उनको देखा जाए और साल के बाद वहाँ से ज़कात कलेक्ट कर ली जाए, ऐसा ही है? नहीं, पायलट प्रोजेक्ट ये किया जाए कि एक मार्केट है, मार्केट के अंदर जितना इनकम टैक्स कलेक्ट होता है उसके FBR से उसकी सारी डिटेल्स तो मिल जाए, ले ली जाए। वहाँ एक कमेटी बनाई जाए, वो सारी जो है वो जो इनकम टैक्स जिससे जितना कलेक्ट होता है वो सारी डिटेल्स उनके पास आ जाए। ठीक है। और वो हर उस मेंबर को कहे जी आपका इतना इनकम टैक्स जमा हुआ है, अब आपकी ज़कात कितनी बनती है इस साल। ज़ाहिर है ज़कात तो काफ़ी सालों से बन रही है, वो ज़कात वो करने के लिए हर कोई बंदा अपनी ज़कात का हिसाब लगाने के लिए 1 दिन चाहिए या 2 दिन चाहिए, तो वो 2 या 1 दिन के अंदर जो अपना हिसाब बना के वो बताए कि जी मेरी ज़कात इतनी बनती है और इनकम टैक्स में इतना देता हूँ। तो बेसिकली जब वो ज़कात
सारी कलेक्ट होगी 100 शॉप से, 100 दुकानों से, तो वो जो टैक्स इस इलाके में जमा हुआ है उससे 10 गुना ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। ठीक है, वो 10 गुना ज़्यादा होगी, तो वो अब की बार जो है वो इनकम टैक्स भी दे रहा होगा और ज़कात भी दे रहा होगा। आगे मार्केट के अंदर जब पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए सब जगहों पे, तो वो इनकम टैक्स ख़त्म कर दे, यानी वो सिर्फ ज़कात दे, गवर्नमेंट इनकम टैक्स ख़त्म कर दे उस मार्केट से, वहाँ से ज़कात का सिर्फ कलेक्शन, ज़कात और ज़कात के कलेक्शन का इंतज़ाम और जिम्मेदारी फिर किसके पास होनी हुकूमत के चाहिए? पास हो। तो अब भी टैक्स की जिम्मेदारी हुकूमत के पास है, वो पूरी नहीं हो पा रही। देखिए वहाँ मार्केट कमेटियाँ बने ना, जो मार्केट इस की वक्त कमेटी मार्केट कमेटीज नहीं है। नहीं, मार्केट ठीक है। का जो सदर है, कमेटी है, वो कहे कि जी वो हर जगह हुकूमत के साथ सेटिंग हो जाए कि भाई आपके यहाँ से इतना इतना इनकम टैक्स इकट्ठा होता था, हम आपको उससे 10 गुना ज़्यादा या 12 गुना ज़्यादा या 8 गुना ज़्यादा Collect जो है करके वो देंगे। कलेक्ट करके देंगे। आपस में झूठ भी ख़त्म हो जाए और क्या नाम है अफरा तफरी वो ख़त्म हो जाए, अच्छा, और हुकूमत की रिकवरी 10 गुना ज़्यादा हो जाए। और इस प्रोसीजर में वो वकील साहब अब कहीं नहीं एग्जिस्ट करते, सही है, उनका किरदार यहाँ से ख़त्म हो गया। और कौन सा नुकसानदेह किरदार है जो इस सिस्टम की वजह से ख़त्म हो जाएगा? मैंने कारोबार करना है। चलें, बेसिकली ये है कि इसके साथ तौज़ीफ़ का सिस्टम जो है ना वो भी 1% रखा जाए। 0.5% जो रिटेल है, रिटेल के ऊपर 1% कुछ भी नहीं कहता। एक दुकान की अगर 1 लाख की बिक्री है और अगर वो 1,000 रुपये जो है वो देता है, तौज़ीफ़ ठीक कीमत है, में, तौज़ीफ़ की मद में देता है। देखिए जो क्या टैक्स जो है या तौज़ीफ़ तो लोगों से कलेक्ट करना है ना, वो जो भी अपना रेट लगाता है 1,000 तौज़ीफ़ की मद में देता है, ठीक है। अब एक दुकानदार है जिसकी 1 लाख रुपए की रोज़ाना बिक्री है, 30 लाख महीने की है, तो वो 30,000 रुपये तो उसके यही हो गए। ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम बनेगा, अब इसमें जो तौज़ीफ़ का आप कह रहे हैं कि कलेक्शन होगा, ये आपने अभी पहले शुरू में बताया था कि ये हंगामी बुनियादों पर ली जाती है। हम मान लेते हैं कि इस वक्त क्राइसिस चल रहा है इकोनॉमिकली, तो ज़ाहिर है कि एक हंगामी बुनियाद है और वो लिया जाएगा। जनरल पब्लिक, यानी मैं अगर अपने घर में कोई भी चीज़ लेकर आता हूँ तो मैं GST देखता हूँ, तो क्या इस सिस्टम से आम आदमी को कोई रिलीफ मिलने वाला है? देखिए 18% सेल टैक्स दे रहे हैं, सही है, और जो नॉन फाइलर हैं, ज़्यादा तो नॉन फाइलर है, ज़्यादातर नॉन फाइलर, वो 22% दे रहे हैं। ठीक है, तो हम तो आपसे 1% की बात कर रहे हैं, 0.25% की बात कर रहे हैं। यानी GST हट जाएगा, उसकी जगह पर ये तौज़ीफ़ आ जाएगी जो कि आपकी टोटल इनकम का लगभग 1% होगा। जी, अगर इंडस्ट्री के ऊपर जैसे आप जो प्रोग्राम के लिए बता रहे थे वो 5% कहते हैं, वो प्लस माइनस करके है, प्लस माइनस ना करे, डायरेक्ट 2% लगा दे इंडस्ट्री के ऊपर। जितनी भी क्रॉप होती है उसके ऊपर 2% लगा दे, जितनी भी फिनिश प्रोडक्ट, तो 18% तो नहीं होगा। 18 तो नहीं होगा, महंगाई तो खत्म हो गई। जब पब्लिक की आसानी और उसके मज़े के लिए इसको यूं समझा दें कि अगर हम 100 रुपये का आप लोड कराते हैं तो अभी आपके 18 रुपये उस टैक्स की मद में कटते हैं, तो वो 2 रुपये कटेंगे, 98 का बैलेंस आपके पास आ जाएगा। ये पब्लिक आजकल हमारी ज़्यादातर इस तरह समझ लेती है बात को। तो इसके बारे में आप लोगों ने कोई काम किया है? तो अभी आप क्योंकि FBR के एक्स चेयरमैन डॉक्टर अंसर जावेद साहब के साथ भी आप काम कर रहे हैं। जी, हमने ये कमेटी काफ़ी से देर पहले बनाई थी और लोगों को जो है ना शोर देने के लिए, लोगों को रिक्वेस्ट करने के लिए लाहौर चैम्बर में भी काफ़ी देर जो है ना मैंने रब्ता किया, जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स किया, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स किया, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स किया कि हम पायलट प्रोजेक्ट जो है ना वो कर सके। अभी तक कोई एरिया चौकआउट हुआ है? लेकिन बस कोशिश है कि कोई ना कोई इसके आरे आ जाता है। लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन अब ये है कि ज़िंदगी के अब दिन थोड़े रह गए हैं, तो कोशिश ये है कि अब हम भरपूर तरीके से जो है ना हम इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए वर्किंग कर सके। जो चीज़ अभी तक मैंने आपसे सुनी और समझने की कोशिश की, तो मुझे तो ये बहुत अपने लिए फ़ायदेमंद नज़र आ रहा है। बीइंग अ कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान, एक ले मैन की हैसियत से मुझे तो ये बहुत समझ में आ रहा है कि भाई मुझे 18 की जगह 2 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, वो मैं देने को तैयार हूँ। 18 भी तो दे ही रहा हूँ ना जबरी तौर पे। और बाकी जो हमारी कारोबारी कम्युनिटी है उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि एक तो वो ज़कात दे रही है तो वो दीनी उसका एक फ़रीज़ा अदा हो रहा है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे फिर ये आएगा कि क्या आपने ऐसा कोई मॉडल बनाया कि जिसमें आपने कलेक्ट करके गवर्नमेंट के हवाले तो कर दिया, अब उससे आगे जो सारा मामला होता है, अभी इस वक्त तो कहने को गवर्नमेंट के पास ये बात है कि इतना टैक्स ही नहीं आता कि हम मुल्क के मामलात को चला सकें,
اس کے بعد آپ نے جیسے ابھی عرض کی کہ بات 10 گنا پہ پہنچ جائے گی کہانی. اب 10 گنا زیادہ جب چیز کلیکٹ ہو رہی ہوگی اور اس کے بعد بھی اگر لوگوں کے مسئلے حل نہ ہو سکے تو اس چیز کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے کچھ ہے؟ پہلی تو میں بات کا ذرا جواب دے دوں کہ اسٹیپ جو کوشش کرنے کے لیے سب سے پہلے انصر جوید صاحب FBR کے صاحب کا چیئرمین ہیں، ان سے رابطہ ہم نے کیا، ان کو قائل کیا. اس کے بعد ڈاکٹر حمزہ صاحب پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں، مشہور اکنامسٹ ہیں، انہوں نے راضی ہوئے. شہزاد بٹی صاحب اکنامسٹ ہے، وہ اس بات کے اوپر راضی ہوئے کہ زکوٰۃ عشر اور توظیف ہے. اس کے ساتھ اکنامسٹ جو ہے وہ اپنا CEO ہیں جعفر برادرز کے، اچھا، فہیم آدم صاحب، انہیں ہم نے راضی کیا. تو یہ ساری شخصیتیں جو ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ کر کے ورکنگ کر کے وہ سارے راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے جی پائلٹ پروجیکٹ ہونے چاہیے. تو اب یہ اگلی بات ہے کہ اگر اتنے زیادہ ٹیکس کلیکٹ ہوگا تو آیا وہ پھر کیا ہوگا. آپ دیکھیں نا، آپ کے گھر کی آمدن جو ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے، آپ کی گھر کی آمدن 4 لاکھ روپے ہونا شروع ہو جائے تو آپ کے خیال ہے بہت سے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل. تو ہم نے قرضے دینے ہیں، فلاں دینے ہیں، فلاں دینے ہیں، اگر سر چھپاتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کلیکشن کی طرف پہلے آئیں. جب کلیکشن ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جن کے مطابق ہوگی تو سرکار کوئی نظر کرم تو فرمائیں گے انشاءاللہ. ٹیکنیکلی اسپیکنگ انشاءاللہ، بالکل اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں ہے. بٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ کہ اگر آپ ایک اس طرح کا ماڈل پیش کر رہے ہیں تو اب اس کے اندر ایک یہ چیز بھی دیکھی جائے کہ آپ کی ذمہ داری کیونکہ یہاں تک ہے، آپ نے اس معاملے کو یہاں تک ٹیکل کیا اور یہاں تک آپ نے اس کے سامنے ایک گورنمنٹ کے سامنے اسکیم رکھ دی اور وہ پریکٹیکل اسکیم ہے کہ اس کو کر کے دیکھا جائے، سمجھ میں آ جائے گا. سن کر تو سمجھ میں آ رہا ہے ان تھیوری، پریکٹیکلی بھی سمجھ میں آ جائے گا اور اس کا فائدہ ہوگا. ٹیکنیکلی کیا آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے اگلے اسٹیپ پہ کلیکشن کے بعد گورنمنٹ بجٹنگ میں وہ چیز کہاں جاتی ہے یا وہیں کہیں جا کے چور بازاری ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں نا لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ علمی ماحول نہیں ہے اتنا، ہمارے یہاں لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. وہ کسی بھی قدم کو اٹھانے سے پہلے نا اس کی 4 خرابیاں بتاتے ہیں کہ یار آج ہم ایک اچھا کام کر لیں گے، پتہ وہ آگے جا کے تو وہ دولت انہی چوروں کی جیب میں جانی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یار کیا فائدہ یہ سب کرنے کا؟ تو آیا کہ ٹیکنیکلی یہ آپ جیسے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے یا اس کے لیے گورنمنٹ کے پورے سیٹ اپس موجود ہیں؟ دیکھیں، جب چور بازاری ہوگی یا معاملات خراب ہوں گے تو وہ پوری ملک کے اندر ہر جگہ کمیٹیاں موجود ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ مارکیٹیں موجود ہیں، اور ان سب کو بھی پتہ ہوگا کہ اگر ہم نے غلط کیا تو آگے سے دوبارہ ٹیکس تو نہیں آئے گا، دوبارہ سسٹم تو نہیں چلے گا. بالکل ٹھیک، کیونکہ ایک ہے ڈائریکٹ ٹیکس، بالکل ٹھیک، اور ایک ہے انڈائریکٹ. یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، یہ ایکچوئل ٹیکس ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ اب ماچس کے اوپر لگا دے، پیٹرول کے اوپر لگا دے، وہ تو ایک دفعہ لگا دے، کل کو پھر بڑھا دے، کل کو کم کر دے. یہ وہ سسٹم نہیں ہے، یہ پراپر سسٹم ہے جس سے آپ کی ریکوریاں ہونی ہیں. زکوٰۃ ہے، کم زیادہ تو کر نہیں سکتے اس کو، بالکل ایک سسٹم کے تحت آپ کو چلنا ہے. اچھا، ایک اور مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی جب آپ نے اتنے بڑے بڑے نام لیے کہ آپ کے ساتھ اس پروجیکٹ میں شامل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں جو کاروباری طبقہ، ایک ہماری پبلک ہے، وہ سمجھتی ہے کاروبار کرنے والے جو سیٹ لوگ ہیں، صحیح، وہ ہماری جیسی زندگی تھوڑی گزارتے ہیں، ان کی اپنی عیاشیاں لگی ہیں بھائی، ان کی زندگی کا سیٹ اپ بالکل الگ ہوتا ہے. اب ان میں سے ظاہر ہے آج آپ ہمارے سامنے بیٹھیں تو کاروباری طبقہ اس بات کو سمجھ چکا ہے یا سمجھ رہے ہیں لوگ اس میں سے کہ فلاح جو ہے وہ دینی نظام میں ہی ہے. بے شک. اور یہ بات اب آگے پروپیگیٹ ہو رہی ہے، آپ کے سرکلز میں بھی آگے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے؟ لوگ پریشان ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی سسٹم لائے، پھر مسیح آئے، مسیح آ کے خوشخبری سنائے. مسیح آ بھی چکا اور خوشخبری سنا بھی چکا. تو اب یہ ہے کہ پائلٹ پروجیکٹ کے لیے ہم کوشش کریں گے. شعور کیونکہ ایک بڑا ہی پازیٹیو ہے، سیٹ اپ ہے، اور میں شعور سے جو ہے وہ ہر ان کا پروگرام دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں اور اس کی فیڈ بیک بھی دیتا ہوں شیف صاحب کو فون کر کے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم شعور کے تھرو جو ہے وہ اپنے پیغام کو آگے بڑھائیں گے پورے ملک کے اندر، اور لوگ جو ہے وہ رابطہ کریں گے، اور ہم زیادہ سے زیادہ پائلٹ پروجیکٹ بنا کے ایک اچھا پروگرام جو ہے نا وہ گورنمنٹ تک لے کے آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایک آخری سوال کے طور پہ میں یہ لینا چاہوں گا آپ کا انپٹ کہ کب تک توقع ہے کہ کوئی چیز اس میں سے میٹیریلائز ہو جائے گی اور ہمارے سامنے آ جائے گی؟
کچھ امکانات ہیں؟ یہ تو ہماری کوشش پہ ہے، اور امکانات بھی ہیں اور نیت بھی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب جو ہے وہ کچھ ملک شہروں کے اندر پائلٹ پروجیکٹ ہو جائے اور ہم ایک اچھا پروجیکٹ لے کے نا وہ آگے چلے۔ پبلک سے آپ کیا سپورٹ چاہیں گے کہ بھائی پبلک آپ کو کس طرح سپورٹ کرے اس بات میں؟ دیکھیے جی، پبلک جو ہے وہ ایک جس کے اوپر بھی نصاب لگتا ہے، اب ایک پھل کی دکان ہے، ایک پھل کی دکان ہے، وہ صاحب نصاب ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، وہ توظیف بھی دے اور انکم ٹیکس کی بجائے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو جب سارے لوگ جو ہے نا اس میں شامل ہو جائیں گے پبلکلی کہ نہیں یار ہم نے ملک کا قرضہ اتارنا ہے، ہم جو ہے وہ فراڈ سسٹم سے سچائی کی طرف آنا ہے۔ دیکھیے پورا زکوٰۃ بنانے میں کوئی پرابلم آتی نہیں ہے، جھوٹ ختم ہو جاتا ہے، اور جب جھوٹ ختم ہوگا تو راہیں جو ہے وہ پیار کی طرف آئیں گی انشاءاللہ، اور خوبصورتی ہوگی، روشنی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جب انسان نیکی کی طرف قدم بڑھا لے تو پھر اس کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ آگے چور بیٹھیں یا ڈاکو بیٹھیں۔ جس رب کی خاطر آپ نے قدم اٹھایا ہے، جس رسول کی سنت پر چلنے کی آپ نے نیت کی ہے، وہی آگے معاملات جو ہے وہ آپ کے لیے آسان بھی فرمائیں گے، اور آگے انشاءاللہ اچھے لوگوں سے واسطہ بھی پڑے گا۔ تو کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے جو بات آپ نے کی ہے لوگوں کی سمجھ میں آئے گی۔ ممکن ہے اس حوالے سے کچھ سوالات بھی آئیں ہمارے پاس، تو کیا آئندہ اگر کوئی ایسے کویسچنز ہوئے تو آپ کے پاس وقت ہوگا جواب جی دینے وقت کے لیے؟ ہوگا، میں جواب دوں گا، بلکہ انڈسٹری کے لیے اوپر جو ہے وہ پورا میرا ہوم ورک تیار ہے۔ آج جو ہے 41 ایئر ہوئے ہیں کہ میں نے بڑے چھوٹے سے سرمایے سے کاروبار شروع کیا تھا، اور زکوٰۃ دیتے دیتے آج کروڑوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ بھی میں بتانا چاہوں گا کسی اور پروگرام کے اندر، بالکل بہت ضروری ہے۔ اور جو ہے وہ چیزیں جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں گے، اور پبلکلی جو ہے وہ جتنے بھی سوالات ہوں گے اس سلسلے میں اس کے جواب دینے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ بہت شکریہ سر، یہ بہت اچھا ہو جائے گا، اور اس بات سے میرے ذہن میں بس ایک خیال چمکا کہ ویسے تو پورے پاکستان میں ہی لیکن کراچی میں بالخصوص، کیونکہ میرا یہیں پہ پیدائش ہے، زیادہ تر یہیں پہ رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے اگر ہوٹلز ہیں تو وہاں پہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، یا جس طرح سے لوگ دوسروں لوگوں کے کام کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، تو کبھی بھی مالک نے ان کا ہاتھ تنگ نہیں کیا، وہ پہلے سے زیادہ ہی پھلتے پھولتے چلے گئے۔ یقیناً اس میں برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ گڈ وشز کہ آپ کا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ جلد شروع ہو جائے۔ آپ کا وقت دینے کے لیے بہت شکریہ سر۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔